नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अपनी फर्स्ट कार हो या ड्रीम कार या फिर हो बाइक, इनसे जुड़ी होती हैं हमारे इमोशन, हमारे जज्बात। यही वजह है कि हम अपनी गाड़ियों को सहेज कर रखना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पुरानी गाड़ियों का हटना जरूरी है। स्क्रैपेज पॉलिसी इसी को ख्याल में रखकर बनाई गई। हालांकि पुरानी गाड़ी मालिकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है। क्लीन और ग्रीन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब गाड़ियों की रिन्यूअल फीस बढ़ा दी है। इन सारे पहलुओं पर स्वदेश विशेष में खास चर्चा करेंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल फीस बढ़ा दी है। गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़कर करीब दोगुनी कर दी गई है। पुरानी गाड़ियों की उम्र 15 साल की बजाय 20 साल की गई है। पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक का रजिस्टर होगी। अभी तक 15 साल तक का पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता था। सरकार का मकसद पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी लाना है। 15 साल और उससे पुरानी गाड़ियों में कमी लाने पर फोकस है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में नियम लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के तहत लाए गए। आज इसी विषय पर करेंगे खास चर्चा और समझेंगे कि क्या सिर्फ फीस बढ़ाने से पुरानी गाड़ियां सड़कों से हट जाएंगी। क्या यह कदम पर्यावरण सुधार के नाम पर आम जनता पर किसी बोझ जैसा तो नहीं है। दिल्ली एनसीआर को आखिर क्यों छूट दी गई है और क्या इस फैसले का असर होने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर और सेकेंड हैंड मार्केट पर। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। और समीर दीक्षित हमारे सहयोगी ने इस पूरी खबर को आप तक लाया है। इस पूरी खबर की जानकारी जरा सबसे पहले उनसे ले लेते हैं। जी समीर। अगर आपके पास 15 साल पुराना वाहन है और आप उसके रजिस्ट्रेशन को दोबारा करने जा रहे हैं, तो अब आपको उसके लिए बढ़े हुए दर चुकाने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत अब गाड़ियों के 15 इयर्स एंड ओल्ड व्हीकल के जो री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। और जो बढ़ी हुई दर है वो कुछ यूं है कि जो मोटरसाइकिल है उसके लिए 2000 रुपए री रजिस्ट्रेशन चार्ज, 3 पहिया वाहनों के लिए 5000 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपए, इंपोर्टेड जो मोटर व्हीकल 2 या 3 व्हीलर के हैं उनके लिए 20,000 रुपए और इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपए चुकाने होंगे री रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। यही नहीं, ये दरें जो हैं इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी या टैक्सेस अलग से इस पे एप्लीकेबल होंगे। आपको बता दें कि ये उन गाड़ियों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो चुका है, उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अब आपको ये बढ़ी हुई दर चुकानी होगी। और ये आदेश जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए और 15 साल पेट्रोल वाहनों के लिए सड़क से हटाने के लिए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लिहाजा ये जो बढ़ी हुई री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये दिल्ली एनसीआर पर लागू नहीं होगा। एक और अहम बात कि ये जो बढ़ी हुई दर है ये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन देगी 5 सालों के लिए। आदेश के मुताबिक जो आपके रजिस्ट्रेशन की तारीख है उसमें अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एप्लीकेबल होगी अधिकतम 20 साल, यानी कि 15 साल के बाद में सिर्फ आपको 5 साल का और एड ऑन पीरियड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार ने बढ़ी हुई दरों के जरिए ये कोशिश करी है कि लोग अपने पुराने वाहनों को हटाएं, इसको डिस्करेज करने के लिए, और वो नया वाहन ले। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने पुराने वाहन को जो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहां पे जाकर के स्क्रैप करा सकते हैं और जो वहां से इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। शुक्रिया समीर इस अहम जानकारी के लिए। तो तमाम बातें स्पष्ट हो गई। आखिर कितनी फीस है 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर इंपोर्टेड गाड़ियों पर, इन सारी बातों को जानकारी के तौर पर हमने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको पूरी खबर की जानकारी हो और उस पर चर्चा जब हम करें तो आपको अंदाजा हो कि आखिर किस किस तरह से ये असर डालने वाला है। और इसी पर आज विशेष विश्लेषण के लिए हमने 3 खास मेहमानों को अपने साथ पैनल में रखा है। हमारे साथ जाने माने ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट, क्रिटिक्स और इन्फ्लुएंसर अमित खरे साहब जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद कुमार दुबे साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। प्रमोद सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम।
और हमारे साथ महबूब सहाना है, जो कि एनवायरमेंटल जियोग्राफर और लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। महबूब सहाना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो मैं चर्चा की शुरुआत अमित आपसे करूंगा। इस पूरे जो नियम हैं उनकी तमाम बातों से आप गुजरे होंगे, आपने इनके तमाम पहलुओं को बड़े गौर से, बहुत बारीकी से देखा है। आपने जो बदलाव ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं उनसे भी आप परिचित हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि सरकार जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या एक अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। क्या क्या पॉजिटिव्स देख रहे हैं इस फैसले में और क्या क्या नेगेटिव्स आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पॉजिटिव तो इसमें काफ़ी हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर को ही अलग कर दें, तो पूरे इंडिया में गाड़ियाँ हमारे इंडिया में एक्चुअली कम चलती हैं। हमारा एवरेज रनिंग केवल 13 किलोमीटर पर डे का है। ये एवरेज रनिंग है। इस हिसाब से तो कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 15 साल चल चुकी हैं और वो 1 लाख किलोमीटर भी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी गाड़ियों को अगर एक लाइफ मिल रही है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन यह भी सही है कि बहुत सी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा यूज हो चुकी हैं, वो अगर पॉल्यूशन करती हैं, तो ये एक डिस्करेज करने का तरीका है कि हम भाई फीस बढ़ा रहे हैं, आपको अगर अपनी पुरानी चलानी है तो फिर आप एक्स्ट्रा फीस दीजिए। लेकिन अभी फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं आए हैं। अगर ये आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे कम से कम आम पब्लिक को फायदा होगा। जिनकी गाड़ियां फिट हैं, मेंटेन हैं, वो कम से कम भले एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें चला सकेंगे और इनिशियली इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा गाड़ियों पर उन्हें। बिल्कुल। थोड़ा और भी हम इन चीज़ों को पब्लिक सेंटिमेंट से भी जोड़ेंगे, और प्रमोद कुमार दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे शायद बेहतर स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। प्रमोद जी, हमारे परिवारों में होता ये है कि कोई भी गाड़ी जब ली जाती है तो एक तो बड़े तैयारी से ली जाती है, एक तो बड़े ओकेजनली ली जाती है, दूसरा उसके साथ एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है, उसके साथ यादें जुड़ जाती है। इसीलिए मैंने अपने पहले रिमार्क में यही बोला कि गाड़ी नहीं, वो जज्बात है दरअसल। आपको लगता है कि जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं वो इस सेंटिमेंट के साथ जा रहे हैं, और क्या अब और ज्यादा चुनौतियां आएंगी? देखिए, ऐसा कि मैं आपसे 20 सेकंड ज्यादा लूंगा। हमारे यहाँ जो गाड़ियों की जो स्थिति आई और गाड़ियों का एक्सेस जो आया, वो 80s में आया। जो संजय गांधी ने लाया, मारुति लेकर आया, छोटी गाड़ियां जिसमें कि हम दो, हमारे दो, 4 लोग अपना आराम से मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं। उससे हुआ कि उसके पहले जो गाड़ी जो रखते थे वो बहुत अमीर लोग गाड़ी रखते थे, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, हाई इनकम ग्रुप के लोग थे। लेकिन जब मारुति हमारे पास आई, तो मारुति से जो मिडिल इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है, उनका एक सपना पूरा हुआ कि हम भी गाड़ी में और सेफ है। तो इस तरह गाड़ी की चली, और गाड़ी जब आती है तो आप देखेंगे कि बहुत उसको मंदिर में, मस्जिद में, जहां भी होता है वो ले जाते हैं, पूजा कराते हैं, उसके नजर हटाते हैं कि कहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाए। फैमिली में बहुत खुशी होती है, लोग अपने जो सेविंग्स है उसको करते हैं, क्योंकि गाड़ी आज के दिन में इंटीग्रल पार्ट हुई है लाइफ स्टाइल की। रही बात जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, तो देखिए, भारत हमारा जो मुल्क है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट के में सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। गाड़ी क्यों बंद किया गया था कि पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी, उसका ये रीजन था जो दिया गया, मीडिया में दिया गया या जिसके ऊपर बहस छिड़ी कि इससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। इसका दूसरा पहलू देखें कि अगर आपने स्क्रैप कर दिया जो गाड़ी पॉल्यूशन से ऊपर उठी हुई है, आपने क्या किया कि पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ियों की आपने उत्पादन बढ़ाया और उसको जो है मार्केट में सप्लाई कराया, अपनी इकोनॉमी को किया और इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने प्रमोट किया। 2 चीजें हैं। अब जहां तक रहा कि आप कह रहे हो कि इतने शुल्क जमा करा दो, आप गाड़ी 20 साल तक चलाओ, नहीं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये एक चीज है कि आप देखें कि क्या वो गाड़ी जो है सड़क पर चलने के लायक है कि नहीं है। उसके लिए आपके फिटनेस किट्स जो होने चाहिए, वो टेक्नोलॉजी बहुत हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो गाड़ी मान लीजिए कि 5 साल चली हुई है, लेकिन उस गाड़ी इतनी चल चुकी है या इतनी पोल्यूशन देती है, उस गाड़ी को आप हटाएं। हमारे यहाँ आप देखें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल फेल कर गया गवर्नमेंट की तरफ से। आप जाते हो किसी भी पेट्रोल पंप पे, पैसे दो, पॉल्यूशन की सर्टिफिकेट लो, आपके किट्स नहीं है, पीछे लगा देंगे आपके सिलेंडर में और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेन मुद्दा है कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल करें, ना कि गाड़ी को कंट्रोल करें।
गाड़ी कंट्रोल करने से नहीं होगी। आप करें 20 साल चलाओ, 20 साल का सेल्स क्या बन रहा है? सेल्स नहीं कोई बन रहा है। आप टाइम लिमिट क्यों कर रहे हो? आप कहो कि भाई गाड़ी जब तक चलती है चलाओ, क्वार्टरली, मंथली जो भी है, हर गाड़ी के लिए डेट फिक्स होना चाहिए। अपन यहाँ जाएं, उसको चेक कराएं, सर्टिफिकेट लें, और वहां पर कोई करप्शन नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट देने में। तो आप चलाएं, क्योंकि एक आदमी गाड़ी बहुत मेहनत से खरीद रहा है और उसकी गाड़ी स्क्रैप हो रही है, या 20 साल की आपने गाड़ी बंद कर दी, जब उसकी गाड़ी की लाइफ है, तो उसको आपने डिप्राइव किया है। और एक तरफ उद्योगपति को आप कर रहे हैं पॉल्यूशन के नाम पे, तो वो नहीं होना चाहिए। बात आपने कही कि गाड़ी की फिटनेस मायने रखनी चाहिए, स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, साल मायने नहीं रखने चाहिए। और इन सब के बीच में देखना चाहिए कि उसने वो गाड़ी कितनी चली है, उसकी फिटनेस किस तरह की है, बाकी चीजें और उसका पोल्यूशन और बाकी सब पहलुओं पर वो कितनी खरी उतरती है। इन सब के बीच में महबूब, हमें ये बताइए कि दुनिया भर में कौन से ऐसे मॉडल्स हैं? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में गाड़ियां स्क्रैपेज नहीं होती हैं, पुरानी गाड़ियां नहीं रोड से हटती हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने किया होगा। तो हमारे पास उदाहरण क्या क्या है? थैंक यू। सो आई थिंक इससे एक बहुत बढ़िया स्टेप है। सो अभी अगर दुनिया का मॉडल देखा जाए, दुनिया का ट्रेंड देखा जाए गाड़ी को लेकर, तो एक क्लाइमेट स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है। जो दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसी मॉडल को लेकर चल रहा है। सो क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, कि पीपल, आम आदमी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा यूज करे। तो उसके लिए ये जो गाड़ियों का जो टैक्स बढ़ाना और गाड़ियों का जो ज्यादा समय तक यूज करना, इसके लिए एक अच्छी स्टेप है। और अगर गाड़ी की फिटनेस अगर ठीक ठाक और उसकी जो सिस्टम है, उसको बैकग्राउंड जो एनवायरमेंट है उसको अगर ठीक किया जाए, तो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड डिसीजन। तो जो नया गाड़ियों का दबाव है एनवायरमेंट के ऊपर, नया अगर गाड़ी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी प्रोडक्शन में आए और ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रोड पे आए, तो वो एक एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो आई थिंक इस डिसीजन से इस दबाव को कम किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो आई थिंक दोनों मिला के एक अच्छा पर्यावरण फिट मॉडल बनाया जा सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल, तो इन सारी चीजों को देखना होगा और इसको बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। इन सब के बीच में अमित, हमें ये बताइए कि जो बात साफ तौर पे दुबे सर कह रहे थे, फिटनेस पे क्यों नहीं बात हो रही है? मतलब ये टाइम होराइजन और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी की गाड़ी कम चली है, भले साल ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या वाकई उसे मान लेना चाहिए कि वो अनफिट है? एक्चुअली क्या है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं गाड़ियों को संभालने के। हम लोगों के लिए गाड़ी बार बार मेंटेन करना भी मुश्किल है। इसके अलावा गवर्नमेंट का बनाया हुआ फिटनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है। जबकि यूरोप में क्या होता है कि आपकी गाड़ी 5 साल के लिए रजिस्टर होती है, उसके बाद उसका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। फिटनेस टेस्ट में वह कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना NO2 ये सब डिस्चार्ज कर रही है, उस हिसाब से आपके टैक्स लगाए जाते हैं, जो अगले 2 साल के लिए केवल वैलिड होते हैं। यानी अगर 2 साल बाद और बढ़ रही है तो उस पर और ज्यादा पॉल्यूशन टैक्स लग जाता है, जिसे RTO टैक्स या हम रोड टैक्स कहते हैं। वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है, तो आदमी मजबूर होकर नई गाड़ी पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उनके पास इसको टेस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ना तो किसी RTO डिपार्टमेंट के पास ऐसा उपलब्ध है कि इतनी, जो इस समय लगभग 44 करोड़ मतलब व्हीकल रजिस्टर हो चुके हैं, इन सबको टेस्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो भी मतलब कितना भी आप उसे 10 साल का वक्त दे दे, तब भी वो नहीं कर सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास सिवाय एक टाइम बाउंड सिस्टम बनाने के और कोई चारा नहीं बच रहा है। हालांकि वह दिल्ली NCR से एक पायलट प्रोजेक्ट जारी कर सकते हैं, जहां पर इस तरह की टेस्टिंग होकर वह समझा सकते हैं पब्लिक को कि ऐसे करने से बात बन सकती है। मगर यहां भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो एक्चुअली में जरूरी था, क्योंकि 10 साल की लिमिट में बांधना एक कस्टमर के साथ अन्याय है। उसने बड़ी मेहनत से, मैं वकील साहब की बात से सहमत हूं, बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीदों के साथ एक गाड़ी घर लाई है। किसी के फादर की निशानी है, वो जा चुके हैं, वो उसे निशानी की तरह रखना चाहता है। तो ऐसे
हालात होने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को फिट रखना चाहता है तो चाहे दिल्ली एनसीआर हो या बाहर हो, दोनों जगह उसे रखने की इजाजत होनी चाहिए। अगर वो रियली बहुत ही कैटेगरी से नीचे जा चुकी है तो उसे फिर जबरदस्ती स्क्रैप करने में मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होगा। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं तो मैं ज़रा समझूंगा कि मतलब गाड़ियों की फिटनेस किन किन पैरामीटर्स, मतलब अगर एक इंडिविजुअल भी जांचना चाहे तो क्या होगा। मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। प्रमोद सर, ये जो दिल्ली एनसीआर को अलग रखा गया है, मतलब जैसे ही प्रदूषण का नाम आता है तो सबसे पहले तो यहीं की नाम आता है, तो लोग तो ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई दिल्ली और एनसीआर को क्यों छोड़ दिया गया। बड़ी बात चीज है कि आप कैसे कर सकते हैं कि गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रही है। आपने डस्ट के लिए क्या किया? लास्ट सरकार जो सरकार है या सरकारें हैं, जब हम लोग दिल्ली आए थे तो उस समय रोज गाड़ी जो रोड जो है धुलाई होती थी, डस्ट फ्री होता था दिल्ली, कंस्ट्रक्शन इतना नहीं था। आप कंस्ट्रक्शन की जो है बढ़ावा दिए जा रहे हो, जो प्रेशर दिए जा रहे हो, आपके पास पेड़ आप काटे जा रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपके पॉल्यूशन कर रहे हैं। आप एक गाड़ी पर आपकी सर्वे के अनुसार जो है जो भी पॉल्यूशन पे बात करते हैं, उन्होंने दिया है कि अपनी डेटा के कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है गाड़ियों से है। इसकी बहुत कम मात्रा है यहाँ पर पॉल्यूशन के लिए। आपकी सफाई नहीं है, गंदगी है, आपके कचड़े फेंके रहते हैं सालों साल। अभी आपने देखा होगा, कल के अखबार में आया था कि एक नाली पूरी कचड़े से भरी हुई है ईस्ट दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में देखेंगे बिल्कुल जो है नाली साफ हो रही है। आपके पास जो है इंफॉर्मेटिव नहीं है, आपके पास कोई किसी नहीं है। आप कहते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे कोई बढ़ावा देगा? आपके पास जो है सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब इंकरेज की जाएगी? जब सारे पब्लिक को आप एजुकेट करें, सबको बतलाएं कि फंडामेंटल राइट किसकी क्या है और ड्यूटी पब्लिक की क्या है। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नो वन इज सिक्योर। आपके दिल्ली में जो है सिक्योरिटी बहुत कम है, जहां चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया जाता है। उसके बाद से जो है आपके पास एजुकेशन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आप टैक्स ले रहे हो, उस टैक्स को आप कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत नहीं है। सारी चुनौतियां, और इन सारी चुनौतियों को भी देखना होगा कि आखिर नियम तो हमारे यहाँ बन जाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन और उसमें इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। मतलब कानून ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ कमजोर के लिए हो जाए या जो केवल आपकी बात मान रहा है उसके लिए हो जाए, और बाकी लोग नियमों में हमने देखा है रजिस्ट्रेशन का तो मतलब शायद सबसे बड़ा मामला है कि किस तरह से लोग इधर उधर स्टेट्स में से रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी गाड़ियां करा लेते हैं और फिर वो गाड़ियां चलाते हैं। तो ये सब भी सारी चीज़ें हैं, और शायद जब तकनीक इतना अपग्रेड हो रही है तो थोड़ा कुछ और बड़े स्तर का सोचना होगा। यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और मैं अब सीधा महबूब आपके पास आऊंगा। जो बात प्रमोद सर कह भी रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन वाला पोल्यूशन है या जो खास तौर पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इनकी तुलना अगर की जाए, हम खास तौर पे गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण की, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण की, तो ये कितना है, किस तरह का है, मतलब ये रेशियो किस तरह का है? देखिए, जो पॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो एक अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। तो डेवलप अगर क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री बनाना है, अगर नेट जीरो पॉल्यूशन की बात करें तो हर सेक्टर में करना है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर हर जगह। तो दूसरी बात यह है कि जो यूएस की बात कर रहे थे हम लोग कि जो नया नियम चालू हो रहा है उससे यूएस कम होगा। तो आई थिंक ये एक बेटर आइडिया है कि अगर जो गाड़ियों का टाइम पीरियड लाइफ साइकिल बढ़ाया जाए तो नया जो व्हीकल है वो कम आएगा मार्केट में,
और नया गाड़ी का डिमांड कम होगा, तो उस हिसाब से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का भी एक अच्छा तरीका है। और दूसरी बात, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया का प्रोस्पेरस बहुत ज्यादा है। अगर व्हीकल मार्केट देखा जाए और डेवलपिंग वो देखा जाए, तो ये एक जरूरी मुद्दा है कि हम आगे की जो व्हीकल कंडीशन है, आगे की जो व्हीकल प्रोडक्शन है, उसको किस तरह से क्लाइमेट के डिमांड है और क्लाइमेट न्यूट्रल सिटी का जो डिमांड है, क्लाइमेट न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है, उस हिसाब से उसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि पॉल्यूशन का मात्रा क्या है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो व्हीकल पॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली लो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के हिसाब से। बट ये भी ऐसा नहीं है कि लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन इज नॉट वन इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जो सिटी को नुकसान पहुंचाए। पॉल्यूशन के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है, अगर व्हीकल ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल अगर सिटी के अंदर आए, तो वो सिटी का अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग जो इश्यूज है, उसको भी बढ़ाता है। तो उस हिसाब से सिर्फ पॉल्यूशन इज नॉट ए सिंगल फैक्टर। दलील चूंकि यही है, तो उस चीज को समझना होगा और शायद इन सारे पहलुओं को और डिकोड करना होगा। मैं फिटनेस की बात कर रहा था और उसी चीज को खरे साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा। मतलब एक गाड़ी वो चाहे कितने भी साल चली हो, उसकी फिटनेस किन किन पैरामीटर्स पे जांची जानी चाहिए? क्या वो तौर तरीके होते हैं और लंबे समय तक वो गाड़ी बरकरार रहे और बाकी चीजों पर भी पैरामीटर्स को चेक करती रहे? क्या चीजें आवश्यक होती हैं उसके लिए? हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फिटनेस चेक करने का सबसे अच्छा और सिंगल तरीका माना जाता है वो एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस, जिसे हम टेल पाइप इमिशन के नाम से जानते हैं। उसी को चेक किया जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें कितनी कितनी क्वांटिटी में निकल रही हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारी कारों में ऑलरेडी कैटलिक कन्वर्टर जैसे फीचर्स आ चुके हैं जो इस पर ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन फिटनेस में केवल एक ये चीज शामिल नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सस्पेंशन सेटअप, बैक्स कितनी डस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए और किस कंडीशन में है इस पर भी निगाह होनी चाहिए। इनके अलावा जब गाड़ी सर्विस पर जाती है तो उससे इंजन ऑयल, कूलेंट डिस्चार्ज किया जाता है और जिसको एक्चुअली स्क्रैप करना या जिसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करना अभी भी इंडिया में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो केवल टेल पाइप को कंट्रोल कर लेने से बात नहीं बनेगी, हमें काफी और चीजों पर भी काम करना चाहिए। हाँ, एक और बड़ी चीज हमने देखा, रोड पर बहुत गंदे खराब कंडीशन में बुरे एक्सीडेंटल व्हीकल भी चलते रहते हैं, जबकि इस बारे में एक नियम बनना चाहिए कि अगर गाड़ी में आपको इतने परसेंटेज खराबी दिख रही है बाहर से, पेंट में, किसी भी तरह से लुक में, तो प्लीज उस गाड़ी को रोड सेफ ना माना जाए और उसे तब तक चलाने की इजाजत ना दी जाए जब तक कि वह बाकी कारों की तरह से लगभग न्यू अलाइक जैसी ना दिखे, तब तक रोड पे चलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए मेरा कहना था कि एक्चुअल में जो फिटनेस देने का तरीका है उसको भी कई टर्म्स कंडीशन में बनाया जाना चाहिए और वह एक बड़ा डिपार्टमेंट होगा जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिले और ट्रेंड टेक्नीशियंस होने चाहिए जो सही तरह से समझ सकें, गाइड कर सकें कि ये तरीके पैरामीटर हैं जिनसे एक गाड़ी को फिट माना जाए। केवल टेल पाइप से चेक करके किसी गाड़ी को कंप्लीटली फिट नहीं माना जाना चाहिए। चलिए, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जो पैरामीटर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि इस पूरे इकोसिस्टम को पता नहीं है, लेकिन शायद हम किसी भी पॉलिसी को शुरुआती तौर पर इसलिए देखते हैं कि ये तुरंत आई है, लेकिन हर पॉलिसी, हर नियम वक्त वक्त पर रिफॉर्म होता है और शायद यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। शुक्रिया करेंगे हम तमाम अपने एक्सपर्ट्स का, खरे साहब, इसके साथ ही दुबे सर और महबूब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और अपने अमेजिंग इंसाइट्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।